नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर ओपी मिश्रा, द संकेत लाइव से। आज हम बात करेंगे कानून और अपराध के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रविवार को कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है, यानी जो क्षमा न किया सके। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि दोषी की किसी भी रूप में मदद करने वालों से बचना चाहिए। अस्पताल हो, स्कूल हो, दफ्तर हो या फिर पुलिस व्यवस्था, जिस भी स्तर पर लापरवाही होती है, सबका हिसाब होना चाहिए। उन्होंने कहा कि माताओं, बहनों और बेटियों की सुरक्षा देश की पहली प्राथमिकता है। मैंने इस मुद्दे को, प्रधानमंत्री जी के शब्द थे, मैंने इस मुद्दे को लाल किले से बार बार उठाया है। देश का कोई भी राज्य हो, मैं अपनी बहनों और बेटियों का दर्द और गुस्सा समझता हूं। यह संदेश ऊपर से नीचे तक जाना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन महिलाओं की गरिमा की रक्षा करना एक समाज का और एक सरकार का और हम सबकी जिम्मेदारी है, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा। यानी जब जब अपराध का नाम सामने आएगा तो कानून की भी चर्चा होगी और यह भी चर्चा होगी कि कानून बन जाने मात्र से अपराध रुक जाएंगे, शायद नहीं। बलात्कार रुक जाएंगे, शायद नहीं। क्या बलात्कार को लेकर आज भी कानून नहीं है? पॉक्सो एक्ट है, सब कुछ है। तो क्या बलात्कार रुक गए हैं? शायद नहीं। बलात्कार या गैंग रेप की जब भी कभी चर्चा होगी तो दिल्ली का निर्भया कांड जरूर आपके सामने से मंडराएगा। निर्भया कांड के बाद समाज में इस तरह का उबाल आया था, इस तरह का आरोप पनपा था, आक्रोश आया था कि सरकार को बलात्कार संबंधी कानून को और अधिक शक्तिशाली बनाना पड़ा था। लेकिन प्रभावी कानून बन जाने से क्या बलात्कार रुक गए थे? शायद नहीं। ताजा उदाहरण तो हमारे सामने पश्चिम बंगाल के आरजीकर अस्पताल की घटना है। इसमें कथित सत्ता पोषित, मैं ये बात बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, सत्ता पोषित कुछ शैतानों ने एक महिला रेजिडेंट डॉक्टर के साथ न केवल गैंग रेप किया बल्कि बाद में उसकी हत्या भी कर दी। इस घटना ने पूरे देश के डॉक्टरों को आंदोलित और आक्रोशित कर दिया। वह सड़कों पर आ गए। उन्होंने पूरे हेल्थ सिस्टम को पैरालाइज कर दिया। मरीज हाय तौबा करने लगे। नतीजतन सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ा और कहना पड़ा कि अपने साथी को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में किसी मरीज के साथ अन्याय हो जाए, ये भी तो डॉक्टरों को देखना होगा। खैर, डॉक्टरों की हड़ताल तो खत्म हो गई, लेकिन वो सवाल जस का तस है कि क्या कानून से बलात्कार बंद हो जाएंगे? मुझे लगता है कि शायद नहीं, क्योंकि अपराधों में कमी या तो तब लाई जा सकती है जब वकील, कानून, जिरा, सबूत और फैसला सिर्फ एक शख्स करे। इस शख्स का नाम बुलडोजर भी हो सकता है, क्योंकि आज की तारीख में बुलडोजर न्याय का प्रतीक बन गया है। तमाम लोग इसकी कार्यप्रणाली की आलोचना भी करते हैं और कहते हैं कि बुलडोजर तो दूसरे पक्ष को सुनता ही नहीं है, क्योंकि उसका शायद न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास ही नहीं है, उसका तो रिजल्ट पर विश्वास है। हम सब जानते हैं कि बुलडोजर केवल अभियुक्त या आरोपी को ही सजा नहीं देता है, बल्कि उस हर शख्स को सजा देता है जिसे आरोपी के इर्द गिर्द देखा गया या जिसने आरोपी को संरक्षण दिया। खैर, सबके अपने अपने तर्क हैं। तभी तो कोई बुलडोजर को न्यायाधीश बुलडोजर कहता है, तो कोई कानून और बुलडोजर दोनों को अंधा बताता है। तो अपराध पर अंकुश लगाने का एक तो ये तरीका है जो काफी प्रभावी है, और दूसरा तरीका है सामाजिक चेतना के जरिए बलात्कार जैसे अपराध पर अंकुश लगाना। समय आ गया है जब प्राइमरी स्कूलों की कक्षा 2 और 3 से ही हम समाज में सही तरीके से रहने के तौर तरीकों का प्रशिक्षण शुरू करें। निर्भया कांड के बाद यकीनन समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन आया है, जब पढ़ी लिखी माताएं अपनी बेटियों को गुड टच और बैड टच का फर्क बताने लगी, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे और अब जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे और अब बच्चियां भी उनको बेपर्दा करने में पीछे नहीं है जो रिश्तों की खाल ओढ़कर उनका शोषण करने का सपना देख रहे थे।
ऐसे में मैं तो यही कहूंगा कि अगर हमें शुरू से ही इसकी शिक्षा देना शुरू कर दे तथा प्रतिरोध की ताकत भी दे दो, तो इस पर काफी कुछ विराम लग सकता है। बलात्कार की घटना चाहे कोलकाता की हो, हाथरस की हो, देहरादून की हो, पुणे की हो या मुजफ्फरपुर की हो, ये सभी घटनाएं हमें बताती हैं कि अपराधियों और बलात्कारियों के जहन में अभी डर का या संस्कार का भाव नहीं आया है, जो होना चाहिए या आना चाहिए। मेरा स्पष्ट मत है कि समाज में चेतना लाकर तथा संस्कार की छांव में पाल पोस कर हम बलात्कारियों और अपराधियों पर अंकुश लगा सकते हैं। और जब इससे भी सुधार की उम्मीद न हो तो फिर तो बुलडोजर की सेवाएं लेना लाजिमी हो जाता है। वैसे इन सब घटनाओं में हम ये हमारा समाज भी कम दोषी नहीं है, क्योंकि चुनाव के दौरान जब हम वोट डालने जाते हैं तो हम प्रत्याशी का काला चिट्ठा जानने और समझने के बजाय अपनी जाति का प्रत्याशी है इसलिए उसे वोट दे देते हैं। बाद में वही भ्रष्टाचार करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है और मौका मिलते ही अपनी सरकार से अपने विरुद्ध चल रहे आपराधिक मुकदमों को समाप्त करवा देता है। एडीआर की रिपोर्ट बताती है कि करीब 151 सांसद और विधायक दागी हैं। तो जब आप दागी विधायक और दागी सांसदों को वोट देंगे तो फिर नतीजा क्या होगा? नतीजा जो सामने है वो देखना पड़ेगा, आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा और आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।